नमस्कार, जोहार। आप सभी झारखंड वासियों का हमारे YouTube चैनल झारखंड न्यूज अपडेट पर स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से झारखंड राज्य की हर छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को आप तक सरल और सटीक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि झारखंड की सभी ताजा और महत्वपूर्ण खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद। मां छिन्नमस्तिका मंदिर मामले में दुकानदारों को राहत। हाईकोर्ट ने 1 महीने में पुनर्वास का दिया आदेश। रामगढ़ जिला प्रशासन द्वारा जारी नोटिस के खिलाफ मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर के दुकानदारों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दुकानदारों ने प्रशासन के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें उन्हें निर्धारित समय के भीतर अपनी दुकानें खाली करने का निर्देश दिया गया था। याचिका में कहा गया कि बिना उचित पुनर्वास के उन्हें हटाना उनके रोजगार और आजीविका पर सीधा असर डालेगा। इस मामले की सुनवाई जस्टिस आनंद सेन की अदालत में हुई। याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी प्रभावित दुकानदारों का 1 महीने के भीतर पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कोर्ट ने प्रशासन से इस पूरे मामले पर जवाब भी तलब किया है। अदालत में अरूप कुमार पंडा एवं अन्य की ओर से याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया कि प्रशासन द्वारा जारी नोटिस में पुनर्वास की स्पष्ट योजना का उल्लेख नहीं था। दुकानदारों का कहना है कि वे वर्षों से मंदिर परिसर में व्यवसाय कर रहे हैं और अचानक हटाने का आदेश उनके लिए गंभीर संकट पैदा कर सकता है। इस मामले की पृष्ठभूमि में 11 अगस्त 2023 को दायर एक जनहित याचिका है। उस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण को लेकर आदेश जारी किया था। कोर्ट ने भैरवी नदी के किनारे से अतिक्रमण हटाने और इलाके को व्यवस्थित करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने अपने पहले के आदेश में यह भी स्पष्ट किया था कि अतिक्रमण हटाने के साथ साथ दुकानदारों को उचित स्थान पर पुनर्वासित करना जरूरी होगा। कोर्ट ने जिला प्रशासन को 3 महीने के भीतर कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया था। इसी आदेश के तहत प्रशासन ने दुकानदारों को नोटिस जारी कर जगह खाली करने को कहा था। ताजा सुनवाई में कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिना पुनर्वास के किसी भी दुकानदार को हटाना उचित नहीं होगा। अब जिला प्रशासन पर यह जिम्मेदारी है कि वो 1 महीने के भीतर सभी प्रभावित लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करे। अनगढ़ा गेतलसू डाकघर पहुंचे चीफ पोस्टमास्टर जनरल और डायरेक्टर, कार्यप्रणाली का लिया जायजा। झारखंड परिमंडल के चीफ पोस्टमास्टर जनरल संजीव रंजन और डायरेक्टर रामविलास चौधरी ने अनगढ़ा और गेतलसू डाकघरों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने डाकघरों की कार्यप्रणाली का बारीकी से निरीक्षण किया और वहां उपलब्ध सेवाओं की स्थिति का जायजा लिया। ये दौरा ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाओं को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने डाकघर में चल रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कर्मचारियों से संवाद कर कामकाज की प्रक्रिया को समझा और जहां जरूरी था वहां सुधार के निर्देश भी दिए। अधिकारियों ने कहा कि आम लोगों को समय पर और बेहतर सेवाएं देना डाक विभाग की प्राथमिकता है। इस मौके पर चीफ पीएमजी संजीव रंजन ने स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए डाक विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बचत योजनाएं, सुकन्या समृद्धि योजना, डाक जीवन बीमा PLI और अन्य आधुनिक सेवाओं के लाभ बताए। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी आर्थिक रूप से सशक्त बन सकते हैं। डाक विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम में लोगों को बताया गया कि वे कैसे डाकघर की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इस पहल से ग्रामीणों में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया। अधिकारियों ने बताया कि अब वरिष्ठ अधिकारी समय समय पर शाखा और उप डाकघरों का भ्रमण करेंगे। इससे न केवल सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि लोगों की समस्याओं का समाधान भी तेजी से किया जा सकेगा। CBSE 10th रिजल्ट, चतरा की संचित कुमारी बनी स्कूल टॉपर, 93.80 अंक हासिल। चतरा स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्रा संचित कुमारी ने CBSE 10वीं बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए 93.80 अंक हासिल कर विद्यालय में पहला स्थान प्राप्त किया। उनकी इस उपलब्धि से स्कूल और परिवार में खुशी का माहौल है। इस परीक्षा में आराध्या श्री ने 91.80 अंक लाकर दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि सूरज कुमार 90.80 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। वहीं प्रीति पायल ने 90.40 अंक प्राप्त कर चौथा स्थान पाया और कंगना कुमारी ने 90 अंक हासिल कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। विद्यालय के प्राचार्य सुरेंद्र लोखंडे ने बताया कि इस वर्ष कुल 72 विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया था, जिनमें से 71 छात्र छात्राएं सफल हुए। इस तरह विद्यालय का कुल परीक्षा परिणाम 98.61% रहा, जो काफी उत्साहजनक है। प्राचार्य ने कहा कि छात्रों की सफलता के पीछे शिक्षकों की कड़ी मेहनत और मार्गदर्शन का अहम योगदान है। उन्होंने सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों को इस शानदार परिणाम के लिए बधाई दी। विद्यालय प्रबंधन ने सभी सफल छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही छात्रों को आगे भी इसी तरह मेहनत कर उच्च लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित किया गया।
इस सफलता ने न सिर्फ विद्यालय का नाम रोशन किया है, बल्कि जिले में भी शिक्षा के स्तर को नई पहचान दिलाई है। हजारीबाग में बाल विवाह पर प्रशासन का हंटर, छात्रा की शादी रुकवाने पहुंची बीडीओ, अभिभावकों को 24 घंटे का अल्टीमेट। हजारीबाग जिले के पद्मा प्रखंड अंतर्गत करर ग्राम में एक 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची फूल कुमारी पिता महेंद्र मेहता का बाल विवाह कराए जाने की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ निधि रजवार बुधवार को पुलिस बल और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बच्ची के घर धमक पड़ी। मौके पर बच्ची और उसके माता पिता घर पर मौजूद नहीं थे। घर पर मौजूद दादा दादी ने बताया कि वे किसी रिश्तेदार के घर गए हैं। बीडीओ निधि रजवार ने बच्ची के परिजनों को कड़ी फटकार लगाई और सख्त लहजे में निर्देश दिया कि बच्ची के बालिग होने से पहले उसकी शादी किसी भी परिस्थिति में नहीं होनी चाहिए। उन्होंने माता पिता को 24 घंटे के भीतर ब्लॉक कार्यालय में आकर ये शपथ पत्र जमा करने को कहा कि वे बाल विवाह नहीं करेंगे। साथ ही आदेश दिया कि अगले ही दिन से बच्ची को वापस स्कूल भेजा जाए। प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि यदि नियमों की अनदेखी कर शादी की जाती है तो न केवल लड़की के माता पिता बल्कि जिस परिवार में शादी होगी उन पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बीडीओ ने कहा कि बाल विवाह एक अपराध है और इसमें शामिल सभी पक्षों को जेल भेजा जाएगा। जानकारी के अनुसार फूल कुमारी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्रा है और उसने 7वीं कक्षा पास कर 8वीं में प्रवेश लिया है, लेकिन परिजनों ने उसका स्कूल जाना बंद करा दिया था और इसी महीने उसकी शादी तय कर दी थी। इस अभियान में पद्मा पुलिस टीम, जीआरसी के सदस्य और यूनिसेफ के अश्लेषा कुमार भी शामिल थे। प्रशासन की इस सक्रियता से क्षेत्र में बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ एक मजबूत माहौल बना है। धनबाद में अभिभावकों का प्रदर्शन, अवैध फीस वसूली के खिलाफ रणधीर वर्मा चौक पर धरना। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर झारखंड अभिभावक महासंघ ने 1 दिवसीय धरना दिया। धरना में झारखंड अभिभावक महासंघ के अध्यक्ष पप्पू सिंह ने 6 घंटे का उपवास रखा। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर झारखंड अभिभावक महासंघ के बैनर तले 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। इस धरना का मुख्य मुद्दा निजी विद्यालयों द्वारा की जा रही अवैध शुल्क वसूली और न्यायालय तथा न्यायाधिकरण के आदेशों की अनदेखी था। बड़ी संख्या में अभिभावक इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और अपनी नाराजगी जाहिर की। धरना के दौरान महासंघ के अध्यक्ष पप्पू सिंह ने 6 घंटे का उपवास भी रखा। उन्होंने कहा कि अभिभावकों के हितों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनके उपवास को बाद में झारखंड ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की सदस्य श्वेता किन्नर ने जूस पिलाकर समाप्त कराया। अभिभावकों का आरोप है कि जिले के अधिकांश निजी विद्यालय झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण के आदेशों का उल्लंघन कर मनमानी फीस वसूल रहे हैं। स्कूल रीएडमिशन के नाम पर विभिन्न प्रकार के शुल्क जैसे परीक्षा शुल्क, विकास शुल्क, वार्षिक शुल्क, लाइब्रेरी शुल्क और खेलकूद शुल्क के रूप में भारी रकम वसूल रहे हैं, जो पूरी तरह से नियमों के खिलाफ है। रांची में रजिस्ट्रार की चलती कार बनी आग का गोला, दंपति ने कूदकर बचाई जान, आंखों के सामने खाक हुआ वाहन। राजधानी के नामकुम थाना क्षेत्र अंतर्गत रांची जमशेदपुर मुख्य सड़क के लदना पीढ़ी गांव में बुधवार को एक रूह कपा देने वाली घटना सामने आई। दरअसल हुआ यूं कि रजिस्ट्रार डॉक्टर S.A. हुसैन अपनी पत्नी यास्मीन हुसैन के साथ बुधवार को जमशेदपुर से रांची अपनी कार से लौट रहे थे, जिसे वो खुद JH05BB 3599 ड्राइव कर रहे थे। सफर के दौरान लदना पीढ़ी के पास अचानक उन्हें इंजन से धुआं निकलता महसूस हुआ। खतरे की आहट पाते ही उन्होंने बिना देर किए कार को सड़क किनारे खड़ा कर दिया। डॉक्टर हुसैन और उनकी पत्नी जैसे ही कार के दरवाजे खोलकर बाहर निकले, आग की लपटों ने पूरी गाड़ी को घेर लिया। पल भर में ही आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि हाईवे पर चलने वाले अन्य वाहन चालक भी सहम गए। आग इतनी तेजी से फैली कि कार के अंदर रखा कोई भी सामान निकाला नहीं जा सका और कुछ ही पलों में लाखों की गाड़ी लोहे के कंकाल में तब्दील हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। पुलिस ने जली हुई गाड़ी को कब्जे में ले लिया है। प्राथमिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट या कोई बड़ी तकनीकी खराबी मानी जा रही है। हाईवे पर चलती गाड़ी में आग लगने की इस घटना ने एक बार फिर वाहनों के नियमित मेंटेनेंस और अग्नि सुरक्षा उपकरणों की आवश्यकता पर ध्यान खींचा है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि वे मामले की विस्तृत जांच कर रहे हैं ताकि आग लगने के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके। फिलहाल डॉक्टर हुसैन और उनकी पत्नी सुरक्षित हैं। रांची मेडिकल छात्रा दुष्कर्म मामला, बीजेपी ने उठाई सुरक्षा और फास्ट ट्रैक कोर्ट से न्याय की मांग।
राजधानी रांची के लालपुर थाना क्षेत्र में मेडिकल छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म मामले को प्रदेश भाजपा ने गंभीरता से लिया है। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देश पर प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने ऑर्किड अस्पताल पहुंचकर पीड़िता से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीड़िता को ढांढस बंधाया और पार्टी की ओर से हर संभव कानूनी और नैतिक सहयोग का भरोसा दिलाया। मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि पीड़िता अभी भी गहरे सदमे में है और डरी सहमी हुई है। अस्पताल से लौटकर भाजपा कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए अजय शाह ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपी दानिश के पिता, भाई और उसके सहयोगी लगातार पीड़िता और उसकी मदद कर रही सहेली का पीछा कर रहे हैं। उन्हें केस वापस लेने के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और डराया धमकाया जा रहा है। भाजपा ने इसे न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करने की एक बड़ी साजिश करार दिया है। भाजपा ने जिला प्रशासन से मांग की है कि पीड़िता और उसकी मुख्य गवाह सहेली को तत्काल 24 घंटे कड़ी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। पार्टी ने मुख्य आरोपी दानिश के साथ साथ इस मामले में संदिग्ध भूमिका निभाने वाले सदाव और फवाद की भी अविलंब गिरफ्तारी की मांग की है। अजय शाह ने कहा कि जब तक सभी आरोपी जेल की सलाखों के पीछे नहीं होंगे, पीड़िता को सुरक्षित महसूस नहीं होगा। बीजेपी ने मांग की है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाए ताकि अपराधी को जल्द से जल्द सजा मिल सके। इसके साथ ही विक्टिम कॉम्पेंसेशन फंड का 25% हिस्सा पीड़िता को तत्काल आर्थिक सहायता के तौर पर देने की मांग उठाई गई है। अंत में भाजपा ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि यदि पुलिस प्रशासन ने किसी भी दबाव में आकर मामले को दबाने की कोशिश की तो भाजपा चुप नहीं बैठेगी। पार्टी ने साफ किया है कि न्याय के लिए सड़क से लेकर सदन तक उग्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। कॉफी विद एसडीएम में आज जुटेंगे शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधि। शिक्षा व्यवस्था पर होगा संवाद। गढ़वा में सदर एसडीएम संजय कुमार की खास पहल कॉफी विद एसडीएम की हर हफ्ते चलने वाली श्रृंखला में आज यानी बुधवार 15 अप्रैल को शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विशेष बैठक होगी। अनुमंडल कार्यालय के सभागार में अपराह्न 3:30 बजे आयोजित इस कार्यक्रम में जिले की शिक्षा व्यवस्था, चुनौतियों और उनके समाधान पर चर्चा की जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉफी विद एसडीएम कार्यक्रम पिछले लगभग 1.5 वर्ष से सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। इस पहल के माध्यम से एसडीएम हर सप्ताह समाज के अलग अलग वर्गों जैसे युवा, किसान, उद्यमी आदि से संवाद कर उनकी समस्याओं और सुझावों को सुनते हैं। इसी कड़ी में इस बार शिक्षकों को आमंत्रित किया गया है, जिससे सरकारी शिक्षा व्यवस्था को धरातल पर और मजबूत किया जा सके। सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने सभी कोटि के आमंत्रित शिक्षक प्रतिनिधियों से इस संवाद में सक्रिय रूप से भाग लेने का अनुरोध किया है। उन्होंने बताया कि शिक्षकों के सुझावों के आधार पर स्थानीय स्तर पर शैक्षणिक सुधारों को लागू करने का प्रयास किया जाएगा। इस संवाद कार्यक्रम में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक प्रतिनिधि शामिल होंगे। इन मुख्य विषय पर चर्चा होगी। विद्यालयों की दैनिक व्यवस्था और अनुशासन, नवाचारी शिक्षा को बढ़ावा देना, छात्रों के ड्रॉप आउट दर को कम करने के उपाय, शिक्षकों की स्थानीय समस्याएं और संसाधनों का बेहतर उपयोग। गिरिडीह के गांडे में धन्वंतरी होडोपैथिक इको पार्क का उद्घाटन विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने किया शुभारंभ। झारखंड के गिरिडीह जिले के गांडे में बुधवार को धन्वंतरी होडोपैथिक इको पार्क का उद्घाटन किया गया। जवाहर नवोदय विद्यालय और कस्तूरबा विद्यालय के बीच निर्मित इस पार्क का उद्घाटन स्थानीय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अधिकारी, जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह के दौरान विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि ये इको पार्क होडोपैथिक पद्धति के विख्यात विशेषज्ञ डॉक्टर पीपी हेम्ब्रम के सपनों को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इस पहल से न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा बल्कि पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को भी नई पहचान मिलेगी। इस इको पार्क को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। यहाँ चारों ओर चहारदीवारी बनाई गई है, साथ ही भव्य तोरण द्वार का निर्माण किया गया है। पार्क में करीब 200 औषधीय पौधों का रोपण किया गया है जो होडोपैथिक चिकित्सा के लिए उपयोगी माने जाते हैं। पार्क में कॉन्फ्रेंस हॉल सह पुस्तकालय भवन और एक प्रयोगशाला लैब का भी निर्माण किया गया है। इससे छात्रों और शोधकर्ताओं को अध्ययन और अनुसंधान के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा 4 गैज़ीबो बनाए गए हैं जहां लोग बैठकर प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। पौधों के संरक्षण के लिए सिंचाई की समुचित व्यवस्था की गई है। साथ ही पार्क तक आसानी से पहुंचने के लिए बेहतर पहुंच पथ का निर्माण किया गया है। लताओं वाले पौधों के लिए विशेष लत द्वार भी बनाया गया है जो पार्क की सुंदरता को और बढ़ाता है। उद्घाटन कार्यक्रम में डीसी रामनिवास यादव, एसपी डॉक्टर विमल कुमार सोरेन, एसडीओ श्रीकांत बिस्पुते, डीएफओ मनीष कुमार तिवारी समेत कई अधिकारी मौजूद थे। इसके अलावा झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह, प्रखंड अध्यक्ष चांदमल मरांडी, सचिव मोहम्मद शब्बीर सहित कई जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग भी शामिल हुए। साहिबगंज अवैध खनन मामला, दाहू यादव को हाईकोर्ट से झटका।
अग्रिम जमानत याचिका खारिज। झारखंड हाईकोर्ट ने साहिबगंज में 1250 करोड़ रुपए से अधिक के अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी दाहू यादव को बड़ा झटका दिया है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद ये फैसला सुनाया। इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 1 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। विस्तृत बहस के बाद अदालत ने प्रार्थी को राहत देने से इनकार करते हुए स्पष्ट कर दिया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2023 में दाहू यादव को पीएमएलए की विशेष अदालत में सरेंडर करने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद उसने अब तक आत्मसमर्पण नहीं किया है और फरार चल रहा है। इस तथ्य को भी अदालत ने गंभीरता से लिया। साहिबगंज में अवैध खनन मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 8 जुलाई 2022 को बड़ी कार्रवाई की थी। इस दौरान पंकज मिश्र, बच्चू यादव और राजेश यादव उर्फ दाहू यादव सहित कई आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। ईडी ने इस मामले में अदालत में प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट भी दायर किया है और लगातार जांच जारी है। ईडी ने दाहू यादव को कई बार समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वो एक बार भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुआ। इससे उसकी भूमिका और संदिग्ध हो गई है। जांच एजेंसियों का मानना है कि वो लगातार जांच से बचने की कोशिश कर रहा है। किसानों की लाइफलाइन होगी पांकी की अमानत नहर। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बराज किया निरीक्षण। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पलामू जिले के पांकी स्थित अधूरी अमानत नहर और बराज परियोजना का निरीक्षण किया। तेज गर्मी के बावजूद मंत्री खुद स्थल पर पहुंचे और निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने तरहसी प्रखंड के मंझौली पंचायत के बलगड़ा क्षेत्र में कैनाल की स्थिति की जानकारी ली और अधिकारियों से विस्तार से रिपोर्ट मांगी। निरीक्षण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि अमानत बराज परियोजना वर्षों से अधूरी पड़ी थी और लगभग मृतप्राय स्थिति में पहुंच चुकी थी, लेकिन वर्तमान सरकार इस महत्वाकांक्षी योजना को पुनर्जीवित कर इसे हर हाल में पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये परियोजना सिर्फ एक निर्माण कार्य नहीं बल्कि किसानों के भविष्य से जुड़ी हुई है। मंत्री ने सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता विजय कुमार भगत और कार्यपालक अभियंता जागेश्वर रजवार सहित अन्य अधिकारियों को निर्देश दिया कि परियोजना को 3 वर्षों के भीतर हर हाल में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और समयबद्ध तरीके से काम पूरा करना प्राथमिकता होनी चाहिए। 1973 में एकीकृत बिहार के समय ही 41 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से इसकी स्वीकृति मिली थी। झारखंड राज्य गठन के बाद वर्ष 2003 में इस योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति 341.10 करोड़ रुपए की दी गई। इसके बावजूद वर्षों तक कार्य अधूरा ही पड़ा रहा। मार्च 2022 तक कुल 317.78 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके थे, लेकिन मुख्य नहर का लगभग 60% और वितरणी का 90% कार्य अधूरा रह गया था। इस परियोजना के तहत कुल 41.5 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण होना है। अमानत बराज के पूर्ण होने से पांकी, तरहसी, पाटन के सहदेवा गांव के 26,990 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। इससे किसानों के चेहरे पर खुशहाली और खेतों में हरियाली लौटेगी। किसान अब मानसून पर निर्भर रहना नहीं पड़ेगा। नहर से सीधे उनके खेतों तक पानी पहुंचेगी, जिससे कृषि उपज बढ़ेगी। साथ ही वे समय पर खेती बाड़ी कर कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे। परियोजना के पूरा होने के बाद क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए बड़ी राहत मिलेगी। करीब 400 किलोमीटर पाइपलाइन और 800 आउटलेट के माध्यम से 74 गांवों के लगभग 26,990 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक आउटलेट से 5 से 8 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई सुनिश्चित की जाएगी। इससे खरीफ और रबी दोनों फसलों के उत्पादन में वृद्धि होने की संभावना है। सारंडा के जंगलों में मिसिर बेसरा के दस्ते और सुरक्षा बलों में मुठभेड़, कोबरा बटालियन के 4 जवान घायल। झारखंड के सारंडा जंगल में बुधवार को एक बार फिर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ शुरू हो गई। ये मुठभेड़ कुख्यात इनामी माओवादी नेता मिसिर बेसरा के दस्ते के साथ हो रही है। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में कोबरा बटालियन के 4 जवान घायल हो गए। एयरलिफ्ट कर रांची ले जाया गया। छोटा नागपुर थाना क्षेत्र के बालीबाग से एयरलिफ्ट कर जवानों को रांची ले जाया गया। इलाके में सर्च जारी है। नक्सलियों को क्या हानि पहुंची है, ये अभी पता नहीं चल पाया है। जानकारी के अनुसार सुरक्षा बल इलाके में लंबे समय से चल रहे सर्च ऑपरेशन के तहत जंगल में तलाशी अभियान चला रहे थे। इसी दौरान नक्सली अचानक सामने आ गए और उन्होंने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई इस गोलीबारी के बाद सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की। मौके पर सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन, झारखंड जगवार और जिला पुलिस बल के जवान मौजूद हैं। ये सभी यूनिट्स नक्सल विरोधी ऑपरेशन में विशेष रूप से प्रशिक्षित हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों को खुफिया सूचना मिली थी कि कुख्यात नक्सली कमांडर मिसिर बेसरा अपने दस्ते के साथ सारंडा के जंगलों में सक्रिय है। इसी सूचना के आधार पर सर्च ऑपरेशन तेज किया गया था। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ उस समय शुरू हुई जब नक्सली जंगल के अंदर अपने ठिकाने को बदल रहे थे। इसी दौरान सुरक्षा बलों की टीम वहां पहुंच गई और दोनों का आमना सामना हो गया।
पुलिस को देखते ही नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवानों ने भी जवाबी कार्यवाही करते हुए उन्हें घेरने की कोशिश की। झारखंड में बने अवैध मकान होंगे नियमित, 4 जिलों में मेडिकल कॉलेज अपग्रेड। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई झारखंड कैबिनेट बैठक में कुल 53 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बैठक के बाद इन फैसलों की जानकारी साझा की। इन निर्णयों का सीधा असर राज्य के शहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन व्यवस्था पर पड़ेगा। सरकार ने विकास और जनहित को ध्यान में रखते हुए कई बड़े और दूरगामी फैसले लिए हैं। कैबिनेट का सबसे बड़ा फैसला राज्य में अवैध रूप से बने मकानों को नियमित करने से जुड़ा है। नगर विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए सरकार ने यह तय किया है कि रांची सहित पूरे राज्य में 10 मीटर ऊंचाई तक के आवासीय भवन यानी G+2 तक के मकानों को नियमित किया जाएगा। इस योजना के तहत अधिकतम 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के भवन शामिल होंगे। नियमितीकरण के लिए शुल्क भी तय किया गया है। आवासीय भवनों के लिए न्यूनतम 10,000 रुपए और गैर आवासीय भवनों के लिए 20,000 रुपए शुल्क रखा गया है। इस फैसले से हजारों मकान मालिकों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो अब तक कानूनी अड़चनों का सामना कर रहे थे। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के तहत राज्य में झारखंड रोबोटिक्स फेस्टिवल आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। ये फेस्टिवल छात्रों और तकनीकी क्षेत्र के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा मंच देगा। प्रतिभागियों को किसी भी प्रकार का रोबोट बनाने की स्वतंत्रता होगी। प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 5 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 3 लाख रुपए और तृतीय पुरस्कार 2 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। इसके अलावा उत्कृष्ट कार्य करने वाले फैकल्टी सदस्यों को भी सम्मानित किया जाएगा। ये पहल राज्य में तकनीकी शिक्षा और नवाचार को नई दिशा देगी। तकनीकी शिक्षा विभाग ने छात्रों के लिए उभरती तकनीक और विज्ञान आधारित क्विज प्रतियोगिता आयोजित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। ये प्रतियोगिता 3 चरणों में आयोजित होगी। पहले चरण में कक्षा 8 से 10 के छात्र, दूसरे चरण में कक्षा 11-12 और ITI के छात्र, जबकि तीसरे चरण में पॉलिटेक्निक के छात्र भाग लेंगे। रोबोटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर आधारित इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 50,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 30,000 रुपए और तृतीय पुरस्कार 20,000 रुपए रखा गया है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक सोच और शोध की भावना को बढ़ावा देना है। जामताड़ा के नारायणपुर में समीक्षा बैठक आयोजित, टीकाकरण काम में तेजी लाने के निर्देश। झारखंड के जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सभागार में बुधवार को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अमरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान अलग अलग स्वास्थ्य केंद्रों में चल रहे नियमित टीकाकरण और संस्थागत प्रसव की स्थिति की गहन समीक्षा की गई। बैठक के दौरान प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने ANM को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में टीकाकरण काम में सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये सरकार की प्राथमिकता वाली योजना है और इसमें लापरवाही करने वालों पर सीधी कार्रवाई की जाएगी। सभी ANM को अपने अपने क्षेत्रों में टीकाकरण कार्य में तेजी लाने का सख्त निर्देश दिया गया। संस्थागत प्रसव को लेकर भी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अधिक से अधिक गर्भवती महिलाओं को सरकारी अस्पतालों में प्रसव के लिए प्रेरित करना सुनिश्चित करें। इसके लिए गांव-गांव जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में प्रसव से जच्चा बच्चा दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है, साथ ही सरकार द्वारा आर्थिक लाभ भी दिया जाता है। बैठक में वर्तमान में संचालित ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान की प्रगति पर भी चर्चा की गई। WHO मॉनिटर शशि भूषण कुमार ने बताया कि अभियान को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है और स्कूलों में शिक्षकों के सहयोग से जागरूकता फैलाने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये टीका किशोरियों के लिए बेहद जरूरी है, जिससे वे गर्भाशय मुख कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित रह सकती हैं। बैठक में BPM अखिलेश कुमार सिंह, लेखा प्रबंधक मुकेश कुमार मौर्य सहित विभिन्न केंद्रों की ANM और अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। चक्रधरपुर मां पावड़ी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, भक्तों ने आग और कांटों पर चलकर दी भक्ति की परीक्षा। झारखंड के पश्चिमी सिंघभूम के चक्रधरपुर के ऐतिहासिक मां पावड़ी मंदिर में वार्षिक अनुष्ठान के मौके पर भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस दौरान भक्तों ने मुश्किल साधना और अटूट विश्वास का परिचय दिया। धधकते अंगारों पर चलकर और नुकीले कांटों की शैया पर लेटकर मां पावड़ी के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की। इस पावन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में चक्रधरपुर नगर अध्यक्ष सन्नी उरांव, उपाध्यक्ष विजय कुमार साव और वरिष्ठ पत्रकार विनय मिश्रा उपस्थित हुए। अतिथियों ने मां पावड़ी की विधिवत पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। परंपरा के अनुसार उपवास पर बैठे दर्जनों भक्तों ने नंगे पांव आग के दहकते कुंड को पार किया। इसके बाद भक्तों ने कांटों पर लेटकर कठिन परीक्षा दी, जिसे देख उपस्थित हजारों श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। सिमडेगा पुलिस की बड़ी स्ट्राइक, 28 किलो गांजा के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। ओडिशा से लोहरदगा जा रही थी खेप।
सिमडेगा जिले के जलडेगा थाना क्षेत्र अंतर्गत बांसचोर ओपी पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ मंगलवार को एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर करीब 28 किलो गांजा के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। सूचना थी कि ओडिशा के राउरकेला से सिमडेगा के रास्ते लोहरदगा की ओर एक काले रंग की कार में गांजा की बड़ी खेप ले जाई जा रही है। सूचना मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बैजू उरांव के नेतृत्व में एक टीम गठित कर भुकुमुंडा गोलाई चौक के पास सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान रायबोगा की ओर से आ रही काले रंग की होंडा सिटी कार WB02AH6736 को पुलिस ने रोकने का इशारा किया। पुलिस बल को देखकर चालक ने घबराकर गाड़ी मोड़ ली और भागने की कोशिश की, लेकिन मुस्तैद पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए पीछा किया और घेराबंदी कर वाहन को रोक लिया। पुलिस ने जब जब्त वाहन की तलाशी ली तो उसकी डिक्की में सफेद बोरे में रखे 14 पैकेट बरामद हुए। सभी पैकेटों को भूरे रंग के टेप से सील किया गया था। तौल करने पर बरामद गांजे का कुल वजन 27.998 किलोग्राम पाया गया। पुलिस ने मौके से ही अभिषेक कुमार साव, राहुल कुमार सिंह और अर्पणा मंडल को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 4 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं।